हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम TPA फर्स्ट यूनिट बाबेल लॉ सीरीज LLB सेकेंड ईयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए TPA संपत्ति अंतर्हरण अधिनियम एवं सुखाधिकार यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतर्हरण को परिभाषित कीजिए और बताइए कि संपत्ति अंतर्हरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, अथवा संपत्ति अंतर्हरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कई अधिकारों एवं हितों का अंतर्हरण प्रतिबंधित किया हुआ है, विवेचना कीजिए। चलो अब शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रयोजनार्थ शब्द संपत्ति अंतरण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस अधिनियम का शीर्षक ही शब्द संपत्ति अंतरण है। ठीक है। परिभाषा। यद्यपि संपत्ति अंतरण अधिनियम में शब्द संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है। जो TPA एक्ट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है। लेकिन धारा 5 में संपत्ति अंतरण ट्रांसफर प्रॉपर्टी की परिभाषा अवश्य दी गई है। इसके अनुसार संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करता है। तो ठीक है, ये संपत्ति अंतरण कहलाता है। अब मैं बताऊं डिटेल से आपको। देखिए, संपत्ति अंतरण क्या होता है? जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, ठीक है, या स्वयं को, खुद को भी, अथवा स्वयं और एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है। ठीक है, करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करता है, संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करता है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, वह संपत्ति अंतरण कहलाता है। आगे बात समझ में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो जीवित है वह एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को, अथवा या स्वयं या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। ठीक है, करता है और संपत्ति का अंतरण, जो ट्रांसफर संपत्ति करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, ऐसा कार्य करता है, वह संपत्ति अंतरण कहलाता है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार शब्द संपत्ति अंतरण से अभिप्राय है किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अन्य किसी जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरित किया जाना। आगे बात समझ में, जो अपन ने ऊपर बात करी वही बात बता रहा है। सरलतम भाषा में यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना संपत्ति का अंतरण है। आगे बात समझ में, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरित करना ही संपत्ति का अंतरण कहलाता है। ठीक है, वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। इसमें केस नंबर देखते हैं। कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट बनाम के श्रीनिवासन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संपत्ति अंतरण की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि शब्द अंतरण से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति में कतिपय हितों के सर्जन से है। समझ में आ गई? अचल संपत्ति क्या होती है? जैसे अपनी ज़मीन होती है, प्रॉपर्टी होते हैं, अपने घर होते हैं, खेत होते हैं, मकान होते हैं, वो आते हैं अचल संपत्ति के अंदर। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि जो शब्द अंतरण है, जो ट्रांसफ़र है, वह किसी अचल संपत्ति में कतिपय हितों के सर्जन से है। ठीक है, उस संपत्ति के हितों के सृजन में, हमने जो संपत्ति का है ना, उसका जो अधिकार है, उसका जो हित है, उसके संबंध में है। ठीक है, अब देखते हैं। स्टेट ऑफ मेघालय बनाम बिमल देव
के मामले में वसीयत को संपत्ति का अंतरण नहीं माना गया है। ठीक है, जो वसीयत होती है ना, वसीयत कौन करता है? देखो, संपत्ति हस्तांतरित तो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होती है, और वसीयत कब काम करती है? वसीयत जब एक आदमी मरने वाला होता है या फिर मर जाता है, तब उसके बाद में अगर वो किसी को प्रॉपर्टी किसी के नाम करके जाता है तो उसको बोलते हैं वसीयत। लेकिन जो वसीयत होता है वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में कभी नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि के मामले वसीयत को संपत्ति का अंतरण नहीं माना गया है। ठीक है, नहीं माना गया है क्योंकि यह वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की व्यवस्था की विधि घोषणा करती है। ठीक है, जो वसीयत होता है वो वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद में लागू होती है, जबकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति अंतरण है, वह दो जीवित व्यक्तियों के बीच में वर्तमान में या भविष्य में कभी भी की जा सकती है। ठीक है, अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। उपरोक्त परिभाषा से संपत्ति अंतरण के निम्नांकित तत्व परिलक्षित होते हैं। कौन कौन से हैं? 3 तत्व होते हैं इसके। पहला, किसी संपत्ति का अस्तित्व में होना। देखो, अगर संपत्ति नहीं होगी तो अपन अंतरण हस्तांतरित किसको करेंगे? इसलिए सबसे मेन तत्व इसका संपत्ति होना, भूमि का होना या फिर कुछ संपत्ति का होना, सबसे आवश्यक तत्व यह हो गया। दूसरी बात क्या होगी? जीवित व्यक्तियों द्वारा अंतरण का समव्यवहार किया जाना। ठीक है, दो जीवित व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में ही संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो दो जीवित व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। तीसरी, संपत्ति का अंतरण होना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का होना, ये भी जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं। तो पहला तत्व क्या हो गया? पहला तत्व है संपत्ति का होना, संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा तत्व क्या हो गया? दो जीवित व्यक्तियों के बीच में समव्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? संपत्ति का अंतरण होना आवश्यक है, संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। तो 3 तत्व हो गए। अब इन 3 तत्वों को पढ़ते हैं आराम से। संपत्ति आता है, पहला तत्व क्या था? संपत्ति। संपत्ति अंतरण का पहला अनिवार्य तत्व होता है संपत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी संपत्ति का अंतरण तभी संभव है जब अंतरण के लिए कोई संपत्ति हो। बिल्कुल सही बात है ना भाई। कोई चीज़ अगर अपने पास होगी ही नहीं तो अपन उसका हस्तांतरित न तो उसका हस्तांतरित कर सकते हैं, न उसका अंतरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी कि अपने पास संपत्ति होना आवश्यक है। ठीक है, किसी संपत्ति का अंतरण तभी संभव है जब अंतरण के लिए कोई संपत्ति हो। ठीक है, संपत्ति का अंतरण अधिनियम में शब्द संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आपको ऊपर पढ़ाया था धारा 5 में इसकी व्याख्या करी गई है। ठीक है, नहीं करा गया। सामान्य संपत्ति का अर्थ है किसी वस्तु अथवा पदार्थ से लेते हैं। ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पदार्थ भी हो सकता है संपत्ति का मतलब। लेकिन इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपत्ति में स्वामित्व, स्वत्व, हक या अधिकार को भी संपत्ति माना गया है। ठीक है, संपत्ति के अंदर भाई जो वस्तु पदार्थ को तो मानते ही मानते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अंदर किसी व्यक्ति के किसी संपत्ति का स्वामित्व होता है, उसका स्वामित्व है, उसका हक, उसके अधिकार को भी संपत्ति माना गया है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भगवंत सिंह के मामले में कहा गया है कि संपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अंतरण योग्य हो, जैसे पेंशन का अधिकार। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भगवंत सिंह मामले में यह कहा गया है कि संपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अंतरण योग्य हो, वह ट्रांसफरेबल हो, वह स्थानांतरित करने योग्य हो। यह जरूरी नहीं है संपत्ति के लिए, संपत्ति कैसी भी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि संपत्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अंतरण योग्य हो, जैसे पेंशन का अधिकार। जो पेंशन का अधिकार होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है ना, वही आदमी ही जाके बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी पेंशन कलेक्ट करेगा, अन्यथा और किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, आवश्यक मात्र यह है कि ऐसी संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित को संपत्ति माना गया। अब देखो, एक तो संपत्ति मैंने बताई थी आपको, जमीन होती है, जायदाद होती है, मकान होता है। ठीक है, जो भूबद्ध होती है वो सब संपत्ति होती है। अब इसके अलावा और अलग अलग संपत्तियाँ होती है, जैसे बंधक मोचन का अधिकार। ठीक है, एक संपत्ति क्या होगी? बंधक मोचन का अधिकार। दूसरा क्या हो गया? हिंदू विधि में मूर्ति सेवा का अधिकार। जो मूर्ति की जो सेवा का अधिकार होता है ना, वो भी एक संपत्ति का अधिकार माना जाता है। मतलब कोई आदमी अगर किसी मूर्ति पूजा करता है ना, तो वो उसका अधिकार है, उसके अलावा वो उस मूर्ति पूजा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सेवायत का पद, जो सेवायत तो जो सेवा करते हैं, जैसे कि जो सेवा, जो अपने ऑफिसों में जो सेवा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होता है क्या? ठीक है, वो सेवायत, वो उसको सेवायत बोला जाता है। ठीक है, सेवायत या फिर कोई पद होता है जिसको अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं।
निहित हित, जैसे किसी का कुछ इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर, कोई काम करता है तो उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाट या बाज़ार, जो हाट बाज़ार होता है, अगर किसी ज़मीन पे वो लग रहा है, किसी ज़मीन पे बाज़ार किया जाता है तो वह उसका अधिकार है, उसको वहीं पे ही उसको बाज़ार लगाना आवश्यक है। वह उसका अधिकार, उसको अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, उस बाज़ार को वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। फिर आता है आश्रित हित, जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के अंदर हित होता है, ठीक है, जैसे किसी की चीज़ के उसमें उनका हित होता है, आश्रित हित होता है, अपने घर के अंदर हित होता है, तो उसको वहीं से वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। फिर आता है कॉपीराइट है, जैसे कोई चीज़ बनाई किसी ने, भाई मेरी इस चीज़ की कोई दूसरी नकल नहीं कर ले, इसलिए कॉपीराइट एक्ट आता है, ठीक है, वो भी उसका संपत्ति का अधिकार हो गया। संपदा में हिस्सा, जैसे किसी प्रॉपर्टी में किसी का हिस्सा है, वह भी उसका अधिकार है, उस हिस्से को वह किसी को नहीं दे, कोई उससे वह हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। किराए की बकाया की राशि को वसूल करने का अधिकार, जैसे कोई मकान मालिक है वह किसी किराएदार को रखता है तो किराएदार से अपना किराया वसूलने के अधिकार वह अपने पास रखता है, ठीक है। चारागाह, जैसे चारागाह जो चारागाह होता है, गोचर की भूमि होती है, उसमें पशुओं को चराने का अधिकार होता है, उस भूमि में पशुओं को चराने से कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन वाद लाने का अधिकार, अपील का अधिकार, भावी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार, वार्षिकी आदि संपत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। जो ये वाद लाने का अधिकार होता है ये आपका संपत्ति का दायरा नहीं कहलाता है, अपील का अधिकार भी नहीं कहलाता है, भावी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार भी आपका संपत्ति का अधिकार नहीं कहलाता है। वार्षिक क्या होता है, जैसे वो एन्युटी नहीं होती है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जो रिटायर आता है तो उसको एन्युटी मिलती है, एक मुफ्त अनुदान मिलता है। जैसे अपने LIC करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको 5 साल बाद में इतनी रकम मिलेगी, ये ब्याज में इतनी रकम मिलेगी, तो उस रकम को क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं वार्षिकी, ठीक है। तो वार्षिकी आदि संपत्ति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका दूसरा आवश्यक तत्व आता है जीवित व्यक्ति। देखो, संपत्ति अंतरण का दूसरा अनिवार्य तत्व संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के बीच होना आवश्यक है, ठीक है। 2 जीवित व्यक्तियों के बीच में ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। पहला जो अंतरण करता है उसको बोलते हैं अंतरणकर्ता, जो दूसरा जिसके नाम जमीन की जाती है, जिसके नाम संपत्ति की जाती है, उसको बोलते हैं अंतरिती, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ट्रांसफरी, और जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, ठीक है। दोनों का जीवित होना आवश्यक है, पहले बता ही दिया आपको। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि संपत्ति का अंतरण न तो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है, न ही वसीयत विलय किया जा सकता है। आगे बात समझ में, मतलब जो संपत्ति होती है उसका स्थानांतरण 2 जीवित व्यक्तियों के बीच में ही किया जाएगा। जो व्यक्ति जो संपत्ति का अंतरण करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर, और जिस व्यक्ति के नाम वो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी, ठीक है। तो जो इस बात से स्पष्ट होता है कि संपत्ति का अंतरण न तो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है और न ही वसीयत विलय के द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जीवित व्यक्ति से अभिप्राय केवल मनुष्य मात्र से ही नहीं, अपितु इसमें विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। विधिक व्यक्ति कौन सा होता है, जैसे कंपनी हो गया, अपना निकाय हो गया, ठीक है। जैसे विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है, जैसे कंपनी हो गया, निगमित हो गया, निगमित निकाय हो गया, अनियमित निकाय हो गया आदि। अब कंपनी तो आपको पता है, जैसे कंपनी होती है, जैसे कोल इंडिया कंपनी है, इंडियन ऑयल कंपनी है, ठीक है, और अपने ये हो गया, ठीक है, SBI है, रिलायंस है, कंपनी है। अब देखिए जो निगमित निकाय क्या होते हैं, निगमित निकाय वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आधे प्राइवेट होते हैं और आधे सरकारी होते हैं, उनको बोलते हैं निगमित निकाय। जैसे BSNL हो गया, ठीक है, और जैसे अपने येस बैंक हो गया, जो बैंक वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें निगमित निकाय में आ गई, ठीक है। और अनिगमित निकाय क्या होते हैं, अनिगमित निकाय वो होता है जिसमें अपना कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता है। अनिगमित निकाय में अपने नाम में संपत्ति नहीं खरीद सकता है, अनुबंध नहीं कर सकता है, इसके विरुद्ध मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। जैसे अनिगमित निकाय कौन से होते हैं, जैसे क्लब हो गए, एसोसिएशन हो गए, जो दान पत्र संस्थाएं हो गई, वो आती है अनिगमित निकाय के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, कंपनी आपको समझा दिया। निगमित निकाय क्या होती हैं, जो आधी गवर्नमेंट की बॉडी होती है और आधी प्राइवेट बॉडी होती है, ठीक है। और अनिगमित
में तो क्या होती है, जो एसोसिएट्स होते हैं, जो क्लब होते हैं, जो दान पत्र संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, वो उनको बोलते हैं अनियमित। क्या, क्योंकि उनके वो न तो अपने विरुद्ध क्या बोलते हैं, उनके विरुद्ध न तो मुकदमा चलाया जा सकता है, न उनके विरुद्ध संपत्ति स्थानांतरित की जा सकती है, न ही वो संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अंतरण, ट्रांसफर। ठीक है, संपत्ति अंतरण का तीसरा अनिवार्य तत्व है अंतरण, ट्रांसफर। शब्द अंतरण से अभिप्राय है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना। ठीक है, हस्तांतरण, एक व्यक्ति को द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना ही अंतरण कहलाता है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, प्रयोजनार्थ मतलब प्रयोजन के अर्थ में, ठीक है, प्रयोजनार्थ प्रयोजन के अर्थ में विक्रय, बंधक, पट्टा, प्रभार आदि को अंतरण का माध्यम माना जाता है। ठीक है, विक्रय क्या होता है, जो सेल्स पत्र नहीं होते, सेल्स बॉन्ड होते हैं, जो कंपनी देते हैं वो सेल्स बॉन्ड होते हैं, उनको बोलते हैं विक्रय पत्र। और बंधक आपको पता ही है, बंधक क्या होते हैं, बंधक जो अपने होते हैं, जो मोर्टेज होते हैं, किसी के गिरवी रखते हैं अपने किसी को, उसको बोलते हैं बंधक है। ठीक है जी, बंधक बोलते हैं। और पट्टा आपको पता ही है, जो रजिस्ट्री पट्टा होता है ज़मीनों का। और प्रभार क्या होता है, प्रभार होता है चार्ज, जो भी चार्ज लगते हैं ना अपने, जो भी चार्ज वसूल करते हैं, उन सबको, उन आदि को अंतरण का माध्यम माना जाता है। लेकिन 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 समझौता, समर्पण, विभाजन आदि अंतरण में सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विक्रय, बंधक, पट्टा, प्रभार आदि को अंतरण का माध्यम माना जाता है, लेकिन समझौता, समर्पण, विभाजन आदि अंतरण में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या, समझौता, समर्पण, विभाजन, ये समझौते, ये अंतरण में शामिल नहीं है। ए अकोलामा बनाम गजेला पी रेड्डी। अब देखते हैं, अरलप्पा बनाम जगन्नाथ के मामले में विभाजन को अंतरण नहीं माना गया है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन होता है ना, डिवाइडेशन, उसको विभाजन, उसको अंतरण नहीं बोलते, वो डिवाइडेशन होता है। ठीक है, उसको अंतरण नहीं बोलते। पर विभाजन को अंतरण नहीं माना गया है, क्योंकि विभाजन में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। समझ में आ गई बात, कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि 100 रुपये की आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसका डिवाइड कर दिया 25, 75, 25, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो वो उसका हस्तांतरण नहीं है, वो तो उसका डिवाइडेशन है। इसलिए डिवाइडेशन को संपत्ति में शामिल, अंतरण में शामिल नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है जी। इसमें पक्षकारों के पास पहले से ही संपत्ति का स्वत्व रहता है, विभाजन से नए अधिकार का सर्जन नहीं होता है। सही बात है भाई, जो उनके पास तो पहले से प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उनके पहले से उनके पास अधिकार है, तो नए अधिकारों का सर्जन कहाँ से होगा। ठीक है जी। पारिवारिक व्यवस्थापन विभाजन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जो फैमिली के जो सेपरेशन होता है, जो फैमिली डिवाइडेशन होता है ना, जैसे एकल परिवार बनते हैं, संयुक्त परिवार बनते हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनते हैं ना, तो वो विभाजन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विभाजन में कुटुंब की परिस्थिति पृथक हो जाती है। वही बात आ गई है, जो पहले कुटुंब साथ साथ रहता था, अब सब कुटुंब अलग अलग रहता है, अलग अलग कोने में रहता है। ठीक है, परिस्थिति पृथक हो जाती है, तथा संयुक्त कुटुंब की संपत्ति का भी विभाजन हो जाता है। सही बात है भाई, जो पहले संयुक्त परिवार रहते थे, तो उनकी प्रॉपर्टी जब अलग अलग रहने लग जाए, तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगी। जबकि पारिवारिक व्यवस्थापन में संयुक्त कुटुंब के संपत्ति के बेहतर उपयोग, उपभोग का उपाय किया जाता है। आगे बात समझ में, जबकि पारिवारिक व्यवस्थापन, जो फैमिली सेटलमेंट होता है, उसमें परिवार के सदस्यों के लिए, उनके उस सदस्यों के लिए संपत्ति के बेहतर उपयोग और उपभोग के उपाय किए जाते हैं। ठीक है जी। पारिवारिक व्यवस्थापन में संयुक्त कुटुंब की परिस्थिति का पृथक्करण नहीं होता है, वो सभी लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, जबकि विभाजन में परिस्थिति का पृथक्करण हो जाता है। जबकि फैमिली सेटलमेंट में वो सभी लोग एक ही जगह रहते हैं, और जो भी उनके पास संपत्ति होती है उसका बेहतर उपयोग और उपभोग करने के उनको बेहतर उपभोग और उपयोग किया जाता है, वो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, और पृथक्करण नहीं होता उनका। जबकि विभाजन में परिस्थिति का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, जगराम साक्य बनाम गोकुल प्रसाद। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अचल संपत्ति का विक्रय अथवा अंतरण केवल रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जा सकता है। आई बात समझ में, जो अचल संपत्ति क्या होती है, जो भूमि होती है, अपने खेत होते हैं, अपने मकान होते हैं, उनको बोलते हैं अचल संपत्ति। जो संपत्ति पृथ्वी से, जो भूगर्भ से अटैच है,
जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं अचल संपत्ति। जिसको अपन उठा के कहीं लेके नहीं जा सकते उसको बोलते हैं अचल संपत्ति। ठीक है, तो अचल संपत्ति का विक्रय, अचल संपत्ति जो सेल्स है अथवा जो ट्रांसफ़र है केवल रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जमीन का ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन और पट्टाफिकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, विक्रय के करार अथवा साधन पावर ऑफ अटर्नी द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, आप किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चाहिए, आपको उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, तब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अन्यथा आप कोई डीड बना के, कोई सेल्स पत्र बना के, कोई विक्रय पत्र ला के उसमें कोई नोटरी करवा के आप किसी को दे देते हो तो उसको वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, आप किसी के नाम साधन पावर अटॉर्नी बना देते हो ना, तो उसमें भी वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होगी, वो उसको संपत्ति का यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, उस पर कार्यवाहक संचालक बन सकता है लेकिन यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो विक्रय करार अथवा साधन पावर ऑफ अटर्नी द्वारा नहीं माना जाएगा। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अब ये भी क्वेश्चन उठता है भाई, अपन ने ये तो पढ़ लिया भाई क्या क्या अंतरित किया जा सकता है, अब क्या नहीं किया जा सकता वो उसके बारे में और देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 में ऐसी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियां जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता वो निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? उत्तराधिकारी होने की संभावना। ठीक है, जो उत्तराधिकारी होगा ना आपका, वो जरूर नहीं लड़का हो लड़की। ठीक है जी, ये संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे उत्तराधिकारी होने की संभावना। ठीक है, पुनः प्रवेश का अधिकार। ठीक, सुखाचार का अधिकार, उपभोग से स्वस्वामी तक निर्बंधित संपत्ति में का कोई हित, भावी भरण पोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, वृत्तिकाएँ का अधिकार, प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण आदि का अधिकार, ये सभी अधिकार हस्तांतरित अंतरित नहीं किए जा सकते। कौन कौन से अधिकार हैं? उत्तराधिकारी होने की संभावना, भाई जो उत्तराधिकारी होगा वो लड़का होगा लड़की होगी उसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है जी, पुनः प्रवेश का अधिकार, मान लो आपने किसी थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने किसी के नाम को प्रॉपर्टी करी। ठीक है, आपने किसी के नाम प्रॉपर्टी करी और प्रॉपर्टी जैसे आपने थर्ड पर्सन के पास किसी से आपने ए पार्टी है उसने बी पार्टी को सेल किया प्रॉपर्टी और बी पार्टी ने आपको सेल किया, लेकिन जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उनमें कुछ कमियां रह गई बी पार्टी की में। ठीक है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट देखे और आपने देख लिया कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे, आप उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं करोगे, तो वो क्या हो गया, पुनः प्रवेश का अधिकार नहीं है आपके पास। ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते, वो संपत्ति अधिकार नहीं है आपको दोबारा उसको लौटाना का, दोबारा लेने का। ठीक है, तो सुखाधिकार, जो सुख करने का अधिकार होता है, जो आपको सुख लेने का अधिकार होता है, जैसे कि आपको जो वेतन आता है उस वेतन को आप भोग सकते हो, वो आपका अधिकार है, तो वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप जो पेमेंट लेते हो गवर्नमेंट से वो आप ले सकते हो आपके काम के बदले, तो आप उस अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई बंदा आपकी जगह आके काम नहीं कर सकता, नहीं वो आपको पेमेंट ले सकता है। ठीक है, वो अब जो आपके जो सुख है कर्तव्य है आपके, वो सब आप ही को भुगतने पड़ेंगे, वो आपका अधिकार है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। उपभोग से स्वामित्व तक निर्बंधित संपत्ति में का कोई हित, यह भी अभी मैंने बताया आपको। भावी भरण पोषण का अधिकार, जैसे कि ए है, ए की पत्नी बी है और बी के सी बच्चा है, तो ठीक है, तो ए का जो कर्तव्य है ना, भाई ए का कर्तव्य है कि वो बी पत्नी और सी बच्चे का भरण पोषण करेगा। ठीक है, तो ए का जो कर्तव्य है उसका जो अधिकार है ए बी और सी का भरण पोषण करने का, तो वह उसको उस अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, वाद लाने का अधिकार। ठीक है, जो मान लो जो प्रॉपर्टी है ए और बी की, तो ए की प्रॉपर्टी है तो ए का अगर ए के नाम रजिस्ट्री है तो उसी का ए के पास वही अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी पर उस केस में के अंदर वही वाद ला सकता है, कोई अन्य व्यक्ति को वह अधिकार ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, लोकपद देख लिया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सरकारी सेवक होते हैं, ठीक है, वो अपने अधिकारों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वही काम करता है। वर्तिकाएँ क्या होती है? वर्तिकाएँ जो होती है, जैसे कि कोई जो वर्तिकाएँ नहीं होती है, मतलब जो फिक्स काम होते हैं, मतलब कि इंसान को करने ही पड़ेंगे, जो नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व होते हैं, वो भी इंसान कभी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब नैतिक दायित्व कौन कौन से होते हैं? जैसे मानव को जीवन जीने का अधिकार है, तो ये अधिकार वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको जीना ही पड़ेगा, नहीं वो ज़बरदस्ती मर सकता है। ठीक है, तो ये उसके वर्तिकाएँ हैं। जैसे पक्षी को घोंसला बनाने का अधिकार है, तो पक्षी घोंसला कोई और नहीं बना सकता, वो पक्षी खुद ही बनाएगा, तो इसको बोलते हैं वर्तिकाएँ। ठीक है, इंस्टिक्ट्स बोलते हैं इन सबको। प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण का अधिकार भी नहीं है किसी को। जैसे प्रकृति होती है, ठीक है, जो प्रकृति में जो हवा है, पानी है, ठीक है, और भी अनेक सारे तत्व हैं प्रकृति के, तो उन सब को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते। उन सबको स्थानांतरित करने का आपके पास अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वो आप उसको भी वो नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि हम किन किन चीज़ों को हस्तांतरित कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम अस्थानांतरित कर सकते हैं, वो हमने बता दिया आपको। लॉटरी के टिकट के विक्रय को माल विक्रय नहीं माना जाता है। ठीक है, माल विक्रय नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल समझते हैं। उत्तराधिकारी होने की संभावना। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल संपत्ति का ही अंतरण किया जा सकता है, संपत्ति की संभावना का नहीं। आई बात समझ में? केवल संपत्ति का ही स्थानांतरण किया जा सकता है, संपत्ति की संभावना का नहीं, क्योंकि संभावना कभी भी निर्मूल साबित हो सकती है। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 6 क में निम्नांकित संभावनाओं के अंतरण को वर्जित किया गया है। कौन कौन संभावनाएं हैं? किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना। ठीक है, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार को वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना। इसी प्रकार की अन्य कोई संभावना, जैसे संभावना का फलीभूत होना सुनिश्चित नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, सुनिश्चित नहीं है संभावना संभावना फलीभूत होना स्वभाव नहीं है भाई। कैसे नहीं है? संभावना फलीभूत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जब भी तो संभावना है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक पुत्र को अपने पिता से संपत्ति उत्तराधिकार मिलने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल संभावना है पूरी पूरी, लेकिन यदि पुत्र की मृत्यु पिता से पूर्व हो जाती है तो ये संभावना धूमिल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जब भी तो बोला गया है कि संभावना का फलीभूत होना सुनिश्चित नहीं है, और संभावनाएं फलीभूत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो हमने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। यही कारण है कि संभावना को अंतरित नहीं माना गया है। आई बात समझ में? आनंद मोहन बनाम गुरु मोहन के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा संभावना के अधिकार के अंतरण को विधि मान्य नहीं माना गया है। आई बात समझ में? रतनमाला बनाम स्टेट के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय का भी यही मत रहा है। ठीक है, यह व्यवस्था इस आंगल सूत्र पर आधारित है कि कोई भी जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि वह अपने पूर्वज की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। ठीक है, इसी संभावनाएं समाश्रित प्रकृति की होती है, और समाश्रित प्रकृति की संभावनाएं अंतरण योग्य नहीं होती है। भाई वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसी संभावना को स्पेस सक्सेशन कहा जाता है। ऐसी संभावनाएं होती हैं जिनको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उनको स्पेस सक्सेशन कहा जाता है। अब बता 2 नंबर, पुनः प्रवेश का अधिकार। ये पुनः प्रवेश का अधिकार भी अंतरण योग्य नहीं माना गया है। इसका संबंध मुख्य रूप से पट्टा विषयक व्यवहारों से है। ठीक है, संपत्ति को पट्टे पर देने वाला व्यक्ति किसी अंतर्भावीय शर्त के भंग होने पर पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आई बात? संपत्ति को पट्टे पर देने वाला व्यक्ति, समझ में आई बात? जो दे रहा है, देने वाला व्यक्ति किसी अंतर्भावीय शर्त के भंग होने पर पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं कर सकता है। मतलब जिसने एक बार प्रॉपर्टी किसी को बेच दी और उसकी तरफ से कोई कमियां रह गई, तो फिर वो दोबारा उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता। ठीक है, दोबारा उस को खरीद नहीं सकता। ठीक है, पुनः प्रवेश का अधिकार को अंतरित नहीं कर सकता। पुनः प्रवेश का अधिकार केवल स्वामित्व के अंतरण के साथ ही अंतरित हो सकता है। ठीक है, पुनः प्रवेश का अधिकार केवल स्वामित्व के साथ ही अंतरित हो सकता है। अगर वो दोबारा उसका स्वामी बन जाए भूमि का, तो ही वह अधिकार उसके पास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसका प्रत्यक्ष से अंतरण नहीं हो सकता, अर्थात संपत्ति को अपने पास रखते हुए केवल इस अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, समझ में आई? धारा 6 ख में यह कहा गया है कि किसी अंतर्भावीय शर्त के भंग
के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर एतद द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? और स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता, स्वामी को ही अंतरित किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आता है 3 नंबर सुखाचार। इसे बोलते हैं ईजीमेंट। अपने आप में कोई संपत्ति नहीं होने से उसे अंतरण योग्य नहीं माना गया है। ठीक है जी। कोई संपत्ति अपने आप में संपत्ति नहीं है तो उसको अंतरण योग्य भी नहीं माना गया है। जैसे सुखाचार वस्तु अधिष्ठायी डोमिनेंट संपत्ति से जुड़ा होता है। ठीक है। अधिष्ठायी संपत्ति से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः सुखाचार का अंतरण केवल अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण के साथ भी ही हो सकता है। यह संभव है कि अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति को तो अपने पास रख ले और उसे संगलन सुखाचार का अंतरण कर दे। वैसे सुखाचार केवल अधिष्ठायी संपत्ति के हितकर उपभोग के लिए ही होती है, अतः इसे संपत्ति से अलग कर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है तो उस संपत्ति का उपयोग वह अपने इजीमेंट या अपने आनंद के लिए कर सकता है। जैसे उसने फसल लगाई, फसल को उसने उगाया बेचा और उसके पैसे आए, उसने उसके मज़े लिए। ठीक है। इस तरह से उसने सुखाचार का उपलब्ध आनंद लिया। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसको क्या बोला गया है कि यह संभव नहीं है कि अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति को अपने पास रख ले। ये जरूर नहीं, ये स्थायी नहीं है कि जो संपत्ति उस पर जो फसल है उसको लेके आए उसको पास अपने पास रख ले, क्योंकि रखेगा तो खाएगा क्या। ठीक है। रख ले, उससे सकलन सुखाचार का अंतरण कर दे। ठीक है। उसको उससे सकलन सुखाचार का अंतरण कर दे। सुखाचार केवल अधिष्ठायी संपत्ति के हितकर उपभोग के लिए ही होता है। आई बात समझ में? उसके हितकर उपभोग के लिए ही स्थानांतरण होता है। चौथी आती है उपभोग में से स्वामी तक निर्बंधित संपत्ति में का कोई हित। अधिनियम की धारा 6 घ के अनुसार ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता जिसका उपभोग केवल उसके स्वामी तक ही सीमित या निर्बंधित हो। ठीक है। ऐसी संपत्ति का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता जिसका उपभोग केवल उसके स्वामी तक ही सीमित हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है जहाँ कोई सुविधा, लाभ या अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति, उपलब्धि या हैसियत के कारण प्रदत्त किया गया हो, वहाँ उसका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, जैसे जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, अब उनको मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दी गई है, समझना ध्यान से, उनको जो उपाधि ख्याति दी गई है तो ये ख्याति वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनके पास अधिकार नहीं है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सके। वो उस ख्याति का यूज़ ले सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उसका वो अंतरण नहीं कर सकते। आई बात समझ में? जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गया, ठीक है, विराट कोहली हो गया, तो इन सबको एक अलग अलग ख्याति दे रखी है, तो वो ख्याति को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक है। देखो दोबारा सकते हैं, व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति, उपलब्धि, हैसियत के कारण प्रदत्त किया गया हो, वहाँ उसका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? यह विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, विशुद्ध रूप से। भाई साहब, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहेंगे तो कहेंगे, किसी अन्य खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर नहीं कह सकते, क्योंकि यह उसका अधिकार है। ऐसे अंतरित नहीं किए जा सकने वाले अधिकार कौन कौन से होते हैं? हक सफ़ा का अधिकार, ठीक है, पुजारी का अधिकार, महंत का अधिकार, सेवायत का अधिकार, काजी आदि पद का अधिकार, ठीक है, परवरिश पाने का अधिकार, निवास का अधिकार, खाने पानदान का अधिकार, ये आदि अधिकार ऐसे हैं जिनको अपन स्थानांतरित नहीं कर सकते। अब 5 देखते हैं भावी भरण पोषण का अधिकार। भावी भरण पोषण का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, पता है सबको भाई, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार पालने के लिए, तो ये एक व्यक्तिगत अधिकार हो गया, ना कि सामाजिक अधिकार हो गया। भरण पोषण का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए वह अंतरण योग्य नहीं है। सही बात है। धारा 6 उपधारा घ में यह कहा गया है कि भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत, प्रतिभूत, अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। समझ में बात? चाहे वो कोई से भी धर्म में हो, कोई से भी संस्कार में हो, ठीक है, अगर उसका दायित्व है तो उसको करना ही पड़ेगा, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन बीबी हलीन बनाम उमादुन्निसा के मामले में अभिनय किया गया है कि धारा घ के प्रावधान भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली पर लागू नहीं होते हैं।
ठीक है जी। अब तो वाद लाने का अधिकार है। केवल वाद लाने के अधिकार को भी अंतरित नहीं किया जा सकता। वाद लाने का अधिकार संपत्ति से जुड़ा होता है, अतः संपत्ति के स्वामी द्वारा ही वाद लाया जा सकता है। केवल वाद लाने का अधिकार के अंतरण को अवैध माना गया है। ठीक है, जो संपत्ति का मालिक है ना, वही उसी के पास अधिकार है वाद लाने का। अन्यत्र व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। और केवल वाद लाने का अधिकार के अंतरण को अवैध माना गया है। उसके साथ साथ उसको संपत्ति भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। धारा 6 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आता है लोकपद। धारा 6 के अनुसार लोकपद एवं उसके पारिश्रमिक आदि को अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण है कि लोकपद व्यक्ति विश्वास पर आधारित होता है। आई बात समझ में? जो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय है, अगर वो लोकपद के ऊपर कार्यरत है और यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है, तो वह इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसकी जॉब लगी है उसी को जॉब करनी पड़ेगी, जिसको वेतन मिलता है उसी को वेतन लेना पड़ेगा, अन्यत्र व्यक्ति को वह यह अधिकार अंतरित नहीं कर सकता। जैसे पोस्ट मास्टर जनरल बनाम येनमल के मामले में लोकपद के अंतरण को लोक नीति के आधार पर वर्जित माना गया है। ठीक है, मुलतवी, सजादानशीन आदि पदों को लोक पद माना गया है। इन पदों को अंतरित नहीं किया जा सकता। अब आता 8वां वर्तिकाएँ। वर्तिकाएँ क्या होती है? अभी मैंने समझाया था ना आपको, नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वर्तिकाएँ एन्युटीज जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक और सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो और राजनीतिक पेंशनें अंतरित नहीं की जा सकती है। ठीक है जी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम खेमचंद के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि ऐसी वर्तिकाएं किसी अधिकार या पद के कारण नहीं दी जाकर, ध्यान से सुनना, ऐसी वर्तिकाएं किसी अधिकार या पद के रूप में नहीं दी जाकर पूर्व में दी गई सेवाओं के एवज में दी जाती है, इसलिए ये अंतरण योग्य नहीं है। समझ में आई? पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने सर्विस करी, उस सर्विस करने के बाद उनको जो एन्युटी दी जाती है वह अंतरण योग्य नहीं है। आई बात समझ में? उनका अधिकार पद के कारण नहीं दी जाती, वो उनकी जो सर्विस ईयर्स होते हैं उनको काउंट करने के बाद दी जाती है। प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण क्या होता है? धारा 6 के अनुसार निम्नांकित का अंतरण नहीं किया जा सकता। निम्नांकित अंतरणों को निषेध किया गया है। अब कौन कौन से हैं? पहला, जो प्रकृति के प्रतिकूल हो। जो प्रकृति के प्रतिकूल हो के तो उसका अंतरण आप नहीं कर सकते। जैसे वायु और प्रकाश को आप अंतरित कैसे करोगे? नहीं कर सकते। दूसरा, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अंतर्गत विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिकूल वाले हो जिसे विधि द्वारा निषिद्ध उद्देश्य, कपटपूर्ण उद्देश्य, शरीर या संपत्ति को सतित कार्य करने वाले उद्देश्य, अनैतिक एवं लोक नीति के विरुद्ध उद्देश्य, आप इनको भी अंतरित नहीं कर सकते। तथा जो ऐसे व्यक्ति को किए गए हो जो अंतरित होने से विधित निरहित डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आप हमें मोटिवेट कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और हमारी मेहनत को मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो हमारे को। बच्चों, हम इसी तरह आपके लिए पूरा सब्जेक्ट पूरे डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग से जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।